हम लोगों ने समास पढ़े, समास में अव्ययी भाव पढ़े, तत्पुरुष और तत्पुरुष से भेद पढ़ाई। आज हम लोग पढ़ेंगे द्वंद्व समास। आज का हमारा टॉपिक है द्वंद्व समास। इसकी परिभाषा क्या होती है? तो सबसे पहले जिस सामासिक पद की सामासिक पद की दोनों पद, जिस सामासिक पद की दोनों पद प्रमुख होते हों, जिस सामासिक पद के दोनों पद प्रमुख होते हैं। अब एक कंडीशन लगेगी, तथा दोनों पदों के बीच या कॉमा अथवा बा और शब्दों का लोप, जिस सामासिक पद के दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रमुख हों। अब लेकिन तथा उन दोनों पदों के बीच या अथवा वा और आदि शब्दों का लोप होता हो तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई? जैसे मैंने कहा दाल रोटी, तो यहां होगा दाल और रोटी। इसके बाद माता पिता, माता और पिता, हानि लाभ, हानि या लाभ, हानि अथवा लाभ है, दोनों चीजों में या। तो जिस सामासिक पद के दोनों पद प्रमुख होते हैं तथा दोनों पदों के बीच या अथवा और शब्दों का लोप होता है तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व का अर्थ होता है युग मीन जोड़ा, सुना? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, द्वंद्व समास के भेदों की चर्चा करेंगे। किस पे चर्चा करेंगे? तो ये परिभाषा समझ में आ गई। जिस सामासिक पद के दोनों पद प्रमुख हों तथा उनके बीच किसी योजक चिन्ह का लोप होता हो तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, द्वंद्व समास के भेद। द्वंद्व समास के भेद, तो द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। देखो, तीनों भेदों की उदाहरण लिखी है। चलो पहले इनको हम 3 भेद लिखें, फिर इस पे चर्चा करते हैं। तो द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला होता है आपका इतरेतर द्वंद्व समास। दूसरा होता है समाहार द्वंद्व समास।
तीसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व। अगर कोई पूछे कि समास के कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं, और बात ये आ जाए कि द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। गीता एकदम बिल्कुल अलर्ट बैठती है, नहीं हम समझ रहे हैं ना, अलर्ट बैठती हैं। वाह, दिल खुश हो गया, मन करता है कि तुम्हें चवन्नी गान कर दूं, लेकिन है नहीं। चलिए, तो इतरेतर का मतलब होता है एक शब्द। इतरेतर का मतलब क्या होता है, एक शब्द, यानी कि दोनों पर इतर धन इतर, कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी, आ और ई मिलके ए बन जाता है। तो इतर और इतर का मतलब होता है दोनों और दो और दो, एक और एक। जैसे हमने कहा कि जिस सामासिक पद का ये दोनों पद एक साथ आते हैं, जैसे आपने लिखा भाई बहन, तो ये हो गया भाई और बहन। माता पिता, माता और पिता। बच्चे बूढ़े, बच्चे बूढ़े, क्या होगा, बच्चे और बूढ़े। तो जिस समासित पद की दोनों पद एक साथ आती है उसे हम इन सामासिक पदों के बीच और शब्द का लोप होता है। इतरेतर मतलब दोनों पद एक साथ। अब इसके उदाहरण और देंगे हम, चलो यही ये दे गए हैं। दस के बाद जो गिनती होती है, जैसे समास आ गया 11 में कौन सा समास है, एक सौ एक में कौन सा समास है, तो देखिए 11 में होगा 10 और 1, क्या 100 और 1, 56, 50 और 6, 56। तो जो गिनती 10 से ऊपर होती है, 10 में कौन सा समास होगा, तो 9 और 1 10, 10 में 11 में कौन सा समास, 10 से 9 से ऊपर की जितनी भी गिनती होती है वो सभी द्वंद्व समास में आपके किस द्वंद्व में आएगी, इतरेतर द्वंद्व में। चल अचल, चल और अचल, पशु पक्षी, पशु और पक्षी, तो उसे हम इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। समझ में आ गया। फिर आता है हमारा समाहार द्वंद्व। समाहार समाहार द्वंद्व समास। देखो बहुत ज्यादा उदाहरणों की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता किसकी है, कंटेंट को समझने। अब यहां क्या होता है, जिस सामासिक पद का तो समाहार द्वंद्व, समाहार का मतलब होता है कि एक साथ तो हो लेकिन किसी और अर्थ, यानी कि पदों का एक साथ होने पर भी कोई अन्य अर्थ निकले। जैसे हम कहें दाल, विग्रह वही होगा, क्या होगा, दाल और रोटी।
अब एक चीज दिमाग में आपके आ गई होगी कि यार अभी तो और उसमें भी था और यहाँ भी और है। देखो, जब हम लोग किसी से पूछते हैं कि भैया और सब ठीक है, तो लोग कैसे हैं आप, खर्चा पानी, तो वो कहता है कि दाल रोटी चल रही है। अब दाल रोटी चलने का मतलब संपूर्ण व्यय, उससे ढका संपूरा खर्च, तो क्या हो जाएगा, पूरा खर्च। आप लोग जब कभी कह देते हो क्या हो रहा है, तो हमको कह रहे हैं, कह देते हैं भाई साफ सफाई चल रही है। साफ सफाई, साफ और सफाई मतलब क्या होगा इसका, पूरे घर का साफ करना। हाथ पैर, हाथ पैर, लोग कहते हैं हाथ पैर बचा के काम करना, तो अनर्थ क्या निकलेगा, विग्रह तो हो जाएगा हाथ और पैर। लेकिन इसका अर्थ क्या है, शरीर के अंग बचाकर, शरीर के संपूर्ण अंग। और लोग कह देते हैं बाल बच्चे मजे में, बाल बच्चे, बाल और बच्चे, अर्थ क्या होगा, पूरा परिवार। अर्थ क्या होगा, पूरा परिवार। अब देखिए, जैसे दाल रोटी है, साफ सफाई है, हाथ पैर है, बाल बच्चे हैं, तो इनमें कोई अलग अर्थ निकलता है। तो कहते हैं भाई हाथ पैर बचा के काम करो। जब हाथ पैर बचा के काम करेंगे तो काम कैसे होगा, तो उसका मतलब क्या होता है, शरीर के अंगों को कहीं चोट ना लग जाए तब काम होता है। बाल बच्चे मजे में हैं, यानी पूरा परिवार मजे में है। तो समाहार में क्या होता है कि सभी कोई अन अर्थ भी नहीं होता है। जैसे मैंने कहा भाई और भैया कैसे हो, दाल रोटी चल रही है, दाल रोटी का मतलब पूरा खर्च चल रहा है, घर में बाल बच्चे, साफ सफाई संपूर्ण संपूर्ण घर का काम, संपूर्ण पूरे घर का काम। नहीं, दीपावली में हम लोग क्या कहते हैं कि साफ सफाई चल रही, तो ना मतलब केवल दीवारें झाड़ दी, वो में लपाई पुताई जराई बुराई सब हुई है, तो इसे कहते हैं हम समाहार द्वंद्व। अगला चलते हैं वैकल्पिक द्वंद्व। समझ में आ रहे हैं भाई। तीसरा है वैकल्पिक द्वंद्व समास। अच्छा, पेपर में आता है एक अनिवार्य का जो विकल्प होता है, अनिवार्य का विलोम होता है, वो वैकल्पिक होता है कि होता है। तो यहां हम लोग वैकल्पिक द्वंद्व समास, इसमें क्या होता है, या अथवा वैकल्पिक द्वंद्व समास में क्या होता है, या तो या आएगा अथवा आएगा। जैसे धर्माधर्म, ध्यान समझो, धर्माधर्म, तो अब यहां क्या होगा, धर्म या अधर्म। अब यहां पे आप धर्म और अधर्म नहीं करोगे। जैसे हमने लिखा था हानि लाभ, तो हानि या
ला। अच्छा एक और बता देखो यहाँ पे लाभा ला, यहाँ कौन सा समास है? लाभा ला। द्वंद्व ही है। कौन सा द्वंद्व होगा? वैकल्पिक। लाभ या अलाभ, लाभ या हानि, पाप पुण्य। पाप पुण्य, पाप या पुण्य, कौन सा समास हो जाएगा? वैकल्पिक। वैसे कौन सा होगा? द्वंद्व। वैसे कौन सा होगा? द्वंद्व। चराचर, चराचर, अब ये कौन सा होगा? अब यहाँ पर ध्यान, यहाँ पर चराचर में वैकल्पिक द्वंद्व नहीं होगा, क्योंकि दोनों पद स्वतंत्र हैं और एक साथ है, तो इसका जो विग्रह होगा वो होगा चर और। अच्छा, इसका मतलब ये इतरेतर में है। किसमें आएगा? इतरेतर में। तो यहां गलत है, निशान लगा दिया पहले ही। चराचर, तो धर्माधर्म, हानिलाभ, पाप पुण्य, इसे कहते हैं हम वैकल्पिक द्वंद्व। बहुत उदाहरण होंगे, और बोलो उदाहरण देखा। सुख दुख, सुख या दुख, कर्माकर्म, कर्म या अकर्म, कर्म और कर्म नहीं कर, अरे वो अलग है। कुकर्म का विलोम सुकर्म होगा। तो कुकर्म का मतलब होता है बुरा कर्म, सुकर्म का मतलब होता है अच्छा कर्म। तो ये थे हमारे द्वंद्व समास। अगला सामासिक पद लिखिए, द्विगु समास। परिभाषा है, अगला समास कौन सा है हमारा? द्विगु समास। परिभाषा लिखिए, जिस सामासिक पद का पहला पद संख्यावाची विशेषण, जिस सामासिक पद का पहला पद कैसा हो? संख्यावाची विशेषण, और पूरा पद एक समूह का बोध कराएगी। जिस सामासिक पद का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और पूरा पद एक समूह का बोध कराए, तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे शब्द है द्विगु, कौन सा? तो दो गायों का समूह, द्विगु का विग्रह क्या होगा? दो गायों का समूह। अब ये जैसे थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं नवरा, नवरा। अब नवरात्र कोई विशेष होते हैं ना, तो पहला पद कैसा है? नौ माने नौ, संख्या, नवरात्रियों का समूह, नौ रात्रों का समूह। पंचवटी, पंचवटी
5 बट वृक्षों का समूह। त्रिभुवन, त्रिभुवन 3 भवनों का समूह, त्रिभवन। अच्छा, त्रिनेत्र में ये व्यक्ति विशेष हो जाएगा, हाँ तो बहुब्री हो जाएगा त्रिनेत्र में है। लेकिन यदि हम कहें त्रिलोक, सुनो त्रिलोक, 3 लोटों का समूह या 3 लोटों का समाहार। अब त्रिलोक में एक चीज ध्यान रखना, शब्द त्रिलोकी। अब यहां पे 3 लोटों का स्वामी है जो, अर्थात बहुब्री निश्चित आए, तो त्रिलोक और त्रिलोकी में अंतर होता है। समझ में आया? तो जिस सामासिक पद का पहला पद कैसा हो, संख्यावाची विशेषण हो और पूरा पद एक समूह का बोध कराए, उसे हम, जैसे हम लोग कभी कभी बाजार जाते हैं, भैया आलू का रेट बोले 10 रुपया किलो, तो हम तुरंत देते भैया पसेरी बोलो। क्या बोलो? पसेरी। तो 5 शेर का समूह। जैसे कभी कभी आप लोग क्या देते हैं, कहाँ मिले हो, बोले त्राहे पर खड़ी, तो त्राहा 3 राहों का समूह। समझ में आया? तो ये था हमारा द्विगु समास। समझ में आ गया? जिस समासिक पद का पहला पद कैसा हो, संख्यावाची विशेषण हो, लेकिन पूरा पद एक समूह का बोध कराए। इन दो चीजों, संख्यावाची विशेषण तो आपको त्रिलोकी में भी मिल जाएगा। अच्छा, एक समास हम आपको दे रहे हैं, शब्द है सप्तलड़ियां। यहां कौन सा समास होगा? क्यों होगा? 7 लड़ियों का समूह नहीं बनता है कभी भी, है? तो इसका पहला पद तो संख्यावाची है, लेकिन पूरा पद एक समूह का बोध नहीं करा रहा है, तो इसलिए ये गलत है। समझ में आया? छोटी छोटी चीजें जो मतलब भूल हो गई कि सत लड़ियां में बहुब्री हो जाएगा, लेकिन द्विगु नहीं हो। तो केवल यही नहीं है कि जिस सामासिक पद का पहला पद संख्यावाची हो, लेकिन एक चीज आपको और देखना है कि संख्यावाची होते हुए भी वो क्या करे कि एक समूह का बोध कराए। जब तक वो समूह का बोध नहीं कराएगा तब तक वह द्विगु समास नहीं होगा। जैसे दुपट्टा, हाँ, दो पट्टा समूह, दुपट्टा। एक तारा, एक तार का समूह। एक तारा बोले, अब एक तारा एक वाद्य यंत्र होता है जो एक तार से ही कसा जाता है, तो वो है एक तारा, एक तार का समूह। समझ में आया? तो जिस सामासिक पद का चतुष्पद 4 चौपाया 4 पैरों का समूह, उसी को चौपाया कहेंगे। चारपाई 4 पैरों का, जब तक चारों पैर एक साथ नहीं होने चारपाई नहीं बनेगी। सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह। शताब्दी, शताब्दी बोलेंगे ना तो सदियों वाला है। तो अब माने होती है साल, 100 अब्द यानी कि 100 साल, हाँ 100 वर्षों का समूह। अब्द माने होता है, देखिए अब्द और अब्द, अब्द और अब्द
अब्द माने होता है चल, कमल, कमल। अब्द माने होता है कमल और अब्द माने होता है वर्ष। अगर इनके शाब्दिक अर्थ देखें तो जल से उत्पन्न तत्पुरुष समास आएगा। इन अब्द में वर्ष। सो दशक, दशक, दशक में कौन सा समास होगा? 10 वर्षों का समूह, 10 वर्षों का समूह। तो यह था हमारा द्विगु समास। आज हम लोगों ने कितने समास पढ़े? 2। कौन कौन से पढ़े? द्वंद्व और द्विगु। समझ में आया? कल फिर आगे बढ़ते हैं। कल का हमारा होगा कर्मधारय। हाँ, कल का कर्मधारय और बहुब्रीहि। चलिए तब तक आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी समय। तब तक के लिए राधे राधे।